हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम अपनी यूनिट के आखिरी पड़ाव पे हैं। लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है। इससे पहले आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़े, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी और मैश एनालिसिस आपने किया। उस पर हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी किए। आपको डीपीपी मिली होगी, उसका सॉल्यूशन आपको भी मिल जाएगा। ठीक है। और आज हम लोग फोर्थ लेक्चर में हैं और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस बेसिकली बेस्ड है आपके किरचॉफ्स करंट लॉ पे। जैसे मैश एनालिसिस बेस्ड थी किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे, तो किरचॉफ्स के दोनों लॉ हमने पढ़े, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक। वोल्टेज लॉ पे बेस्ड है मैश एनालिसिस, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। आज हम करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड नोडल एनालिसिस। तो देखिए, नोडल एनालिसिस हम करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और डीपीपी मैं आपको इसके बाद शेयर करूंगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। इस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको क्या क्या चीजें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखिए, 4-5 केस इसमें बनते हैं, 3-4 केस बनते हैं। कैसी सिचुएशन बनती है वो आप देखिए। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि सपोज आपके पास एक ब्रांच है और उस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस के साथ में वोल्टेज सोर्स है। यानी कि अगर आपकी ब्रांच कुछ इस तरह से है, जिसमें एक रेजिस्टेंस है और एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है। ये ग्राउंड कर रखा है। इधर हमारा कोई भी सर्किट है, इधर कोई भी सर्किट है। ठीक है। इधर कोई भी सर्किट है। अब हमसे कहा जाता है कि भाई इस पे केसीएल लगाना है, इसके अंदर करंट फाइंड आउट करनी है आई। ठीक है। इसके अंदर आपको करंट फाइंड आउट करनी है आई। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलती है। ठीक। करंट हमेशा कहां जाएगी? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ होगी। ठीक। अब हायर से लोअर होगी करंट की डायरेक्शन अगर ये है, तो हमें पता होना चाहिए कि यार करंट यहां से चल रही है, इट मींस ये हायर पोटेंशियल पे होगा, और यहां तक आ रही है तो ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, अगर आपको इसका ब्रांच का करंट आपको निकालनी है तो आई इक्वल्स टू होता है, देखिए, V अपॉन आर। ठीक। हमें इस ब्रांच का वोल्टेज चाहिए। अब अगर इस ब्रांच का वोल्टेज आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां इस ब्रांच के वोल्टेज के लिए हायर पोटेंशियल कितना है? V1 है। लोअर वोल्टेज कितना है? 0। तो आप क्या कर दें इसको, सबसे पहले सिंपली V1 माइनस 0। तो हायर में से लोअर को हमने माइनस कर दिया, बट ये जो वोल्टेज सोर्स है ये भी अपना कुछ इफेक्ट डालेगा। ठीक है। ये भी तो अपना कुछ इफेक्ट डालेगा। तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप इस वोल्टेज सोर्स से कोई करंट फ्लो करा के देखिए। अगर मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स अपनी करंट फ्लो कराए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन होगी। अब आपने तो डायरेक्शन मान ली ये, और वोल्टेज सोर्स कह रहा है कि डायरेक्शन होनी चाहिए ये। दोनों बातें कैसी हो गई? अपोजिट हो गई। जब भी कोई चीज अपोजिट होती है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स क्या कह रहा है आपको कि आप अपोजिट चलो, यानी कि वोल्टेज सोर्स को हम क्या ले लें? माइनस ले लेंगे। तो माइनस वी। ठीक है। अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस जो भी था आर अपॉन आर। ठीक है। एक तो फिलॉसफी ये हो गई कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि हायर माइनस लोअर, और वोल्टेज सोर्स की करंट अगर आपका अपोज कर रही है तो आप माइनस कर दो। अगर वोल्टेज सोर्स की करंट सपोर्ट कर रही है, जो आपने माना है वही करंट वोल्टेज सोर्स के हिसाब से भी आ रही है, तो आप उसको ऐड कर दो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम इसमें कर सकते हैं कि सेम अगर आपकी ब्रांच है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, यहां पर अगर V1 है, ये आपका ग्राउंड है, तो आप क्या कर सकते हो, जो वोल्टेज सोर्स है वहीं से करंट फ्लो करा दो। यानी कि ये जो E है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को एज्यूम करो हमेशा। ठीक। अब अगर आप यहां से करंट को एज्यूम करते हो तो जो E है ये आपका हायर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है। और ये V1 जो है ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो हायर माइनस लोअर, यानी कि I इक्वल्स टू हो जाएगा E माइनस V अपॉन आर। ठीक है। तो फिर आप इस तरह से ले सकते हो। मतलब आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो जो आपको आसान लगे। बस ये ध्यान रखना है कि करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करती है। अब जो डायरेक्शन आप मान रहे हो उसके हिसाब से आप देख लेंगे कि कौन सा पॉइंट हायर होगा, कौन सा पॉइंट लोअर होगा। ठीक है। तो एक तो ये ब्रांच आती है, बार बार जो क्वेश्चंस में ब्रांच आएंगी, वोल्टेज सोर्स लगा होगा तो वहां पे हमें ऐसे डील करना है। ठीक। सुपर नोड एनालिसिस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था,
तो सुपर नोड एनालिसिस में कुछ नहीं करना, अगर आपका कोई वोल्टेज सोर्स कॉमन आता है बिटवीन टू ब्रांच, ठीक है, इधर भी कुछ लगा हुआ है, इधर भी कुछ लगा हुआ है, तो आपका क्या करना है, केवल इसमें इस नोड को एक नोड मान लेना है, ठीक है। तो ये V1 ये V2, अब इसके हिसाब से ये एक नोड मान के एक इक्वेशन बनेगी इस पूरे नोड के लिए। ये करंट आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, सबको ऐड कर देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन के लिए इधर पॉजिटिव है तो ये V1 पॉजिटिव होगा, V2 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी V1 माइनस V2 इक्वल टू E। तो इस तरह से दो इक्वेशन आपको मिल जाती है। एक सिचुएशन आती है सुपर नोड वाली, एक सिचुएशन आती है जब हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स लगा होता है, ठीक है। तो ये दो चीजों को आप समझ लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको हर न्यूमेरिकल में पड़ेगी। कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो आपको करना ही करना पड़ेगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसलिए मैंने अलग से समझाया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब सबसे पहला काम होता है हमारा कि नोड फाइंड आउट करना। तो देखिए नोड फाइंड आउट करना, अच्छा हाँ एक चीज और आप नोट करिए इसमें, अगर आपके पास दो ब्रांचेस आ रही हैं इस तरह से, इफ यू हैव टू ब्रांचेस और उसको ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, यहां पे कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो आप इसको एक ही नोड कंसीडर करेंगे। इस सर्किट को हम सिंपली ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक ही नोड बनेगा बेटा। यहां पर कई बार बच्चा क्या कर देता है, इसको अलग नोड बना देता है, इसको अलग नोड बना लेता है। अगर बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो दोनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे होंगे, और इक्वल पोटेंशियल होने की वजह से उसको हम एक ही पॉइंट मानते हैं, दो नोड नहीं मानेंगे। तो इसको आप क्या मानोगे, एक नोड मान लेंगे, अगर बीच में कहीं पे शॉर्ट सर्किट आ रहा है दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो ये दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ध्यान रखेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये देखिए एक न्यूमेरिकल है आपके पास, यहां पर एक नोड बन रहा है, हालांकि क्वेश्चन में दिए हुए हैं एक नोड ये बन रहा है। हमको आइडेंटिफाई करने हैं सबसे पहले, फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट फाइंड नोड्स, नोड्स को फाइंड आउट करना। अब जैसे यहां नोड हमें मिले, या जंक्शन जिसको हम बोलते हैं, ऐसे नोड फाइंड आउट करने हैं जहां से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो। ऐसे नोड नहीं करने जहां पे कोई भी दो पॉइंट मिल रहे हो, जैसे यहां पे ये वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसको नोड नहीं मानना है, ठीक है। हमको इसको मानना है क्योंकि यहां से करंट डिवाइड हो सकती है और यहां से करंट डिवाइड हो सकती है। दो नोड हमने मानने हैं, मैं सर्किट को रीड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक नोड बन गया ये वाला, ठीक है, एक नोड ये बन गया आपका, ठीक, ये आपका 1 ओम है, और नहीं सर्किट हमने कुछ गलत बना दिया, ये हमारा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आ जाएगा प्लस माइनस 10 वोल्ट, और इधर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ पर करंट सोर्स, ठीक। ये है आपका 15 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये है 4 ओम, ये रेजिस्टेंस है, ये भी 4 ओम है, और ये 10 वोल्ट है। अब ये सर्किट क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें नोड फाइंड आउट करने, तो देखिए नोड हमें कितने मिले, दो नोड हमें मिले, एक नोड तो ये मिला और एक नोड हमें ये मिला। तो दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम करना है एज्यूम नोड वोल्टेज। ये प्रोसेस मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। एज्यूम नोड वोल्टेज, तो नोड वोल्टेज हम मान लेंगे सेकेंड स्टेप में V1 V2, ठीक है, दो वोल्टेज हमने एज्यूम कर लिए। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में करना है एज्यूम ब्रांच करंट,
एज्यूम ब्रांच करंट। अब ब्रांच करंट को एज्यूम करना है तो बेटा इसमें ब्रांच करंट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर करंट सोर्स है तो वो तो अपनी डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा, यानी कि यहां पर तो 15 एम्पियर की करंट होगी ही होगी। जहां केवल रेजिस्टेंस है वहां कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये करंट हो गई, ये हो गई और ये हो गई। यहां पे इसको हम मानते हैं I1, इसको लेते हैं नाम I2 एंड दिस वन इज I3। अब देखिए इस ब्रांच में वोल्टेज सोर्स है, तो आपको दो फिलॉसफी बताई थी, या तो आप रैंडम कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए और फिर चेक करें कि वोल्टेज सोर्स को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वोल्टेज सोर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको निगेटिव लेंगे। अदरवाइज आप क्या करिए कि वोल्टेज सोर्स से ही एक करंट को चला दीजिए। तो ये वोल्टेज सोर्स है, अगर ये करंट को चलाता तो देखिए ये पॉजिटिव साइन है इसका, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होती, ऐसे होती, ये डायरेक्शन होती। अब अगर ये डायरेक्शन होती तो हमने इसको नाम दे दिया I4। ठीक है, तो एज्यूम ब्रांच करंट, इतना काम आपने कर लिया। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्या करना है, इन दोनों नोड पे केवीएल लगाना है। तो अप्लाई केसीएल एट एवरी नोड। हर नोड पे आपको केसीएल अप्लाई करना है। ठीक, अब केसीएल अप्लाई करना है तो कैसे होगा, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये तो कॉमन स्टेप थे जो आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने ही करने। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब हम V1 पे केसीएल अप्लाई करते हैं तो अप्लाई केसीएल एट नोड ए, या नोड 1 लिख लीजिए इसको, चलो इसको ए नोड मानते हैं तो इसको ए नोड बोल देते हैं, इसको बी नोड बोलते हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए नोड पे केसीएल लगाते हैं तो देखिए यहां पर अब हम क्या करना है, ए नोड पे चेक करिए कितनी करंट मिल रही है। तो ए नोड पे अगर हम चेक करते हैं तो देखिए इससे एक ब्रांच ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है और एक ये कनेक्टेड, तीन ब्रांचेस हमको कनेक्टेड दिख रही हैं। तीनों में करंट हमें पता है I1, I2 और 10 एम्पियर। अब चेक करिए कौन सी करंट इनकमिंग है, कौन सी आउटगोइंग है। तो देखिए इनकमिंग करंट तो केवल 15 एम्पियर है, बाकी दोनों तो नोड से बाहर जा रही हैं, अवे फ्रॉम दिस नोड। तो 15 एम्पियर विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। केसीएल क्या कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट का सम क्या होगा, I1 प्लस I2, और इनकमिंग करंट क्या है 15। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, I1 प्लस I2 इक्वल टू 15। ठीक है, I1 प्लस I2 इक्वल टू 15। अच्छा, इतना करने के बाद अगर हम देखें तो I1 I2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए I1 कितना होगा, इसको हम रेफरेंस नोड लेते हैं हमेशा। रेफरेंस नोड लेने का पर्पस ये होता है कि यहां पर वोल्टेज कितना होगा, हमेशा 0 होगा। ये ग्राउंड होगा तो यहां वोल्टेज हमेशा हमारा 0 रहेगा। तो I1 देखिए कहां जा रही है, V1 से चली और कहां तक गई, V तक गई। तो हायर पोटेंशियल क्या होगा V1 और लोअर क्या होगा V, यानी कि 0 जो दिखाई दे रहा है। तो हायर से लोअर जा रही है, यानी कि I1 विल बी इक्वल टू होगा V1 माइनस 0 अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी कि 1। तो I1 इक्वल टू कितना आ गया, V1। ठीक है, I2 अगर आप निकालें सिमिलरली तो I2 कितना होगा, देखिए I2 V1 से जा रहा है V2 तक, यानी कि V1 कैसे होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, V2 लोअर पे होगा। तो किस में से किसे माइनस करेंगे, V1 में से V2 को। तो I2 होगा V1 माइनस V2 अपॉन कितना 1, यानी कि यह आ गया V1 माइनस V2। दूसरी करंट आ गई, I3 करंट निकाल दीजिए। I3 कितना होगा, तो I3 विल बी इक्वल टू होगा, देखिए V2 से करंट चली और ग्राउंड तक गई तो V2 हायर होगा, ये 0 होगा, ये आपका लोअर होगा, यानी कि V2 माइनस 0 अपॉन 4। तो कितना हो गया ये V2 अपॉन 4। ठीक, सिमिलरली अगर I4 देखें तो I4 10 से चली, ग्राउंड से चली, ग्राउंड पे तो कोई एलिमेंट है नहीं, यहीं पे मिलेगा वोल्टेज सोर्स, तो यहां से चली और V2 तक गई, यानी कि ये आपका जो 10 वोल्ट है ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पे है। तो जो लोअर पे होगा वो हमेशा माइनस साइन के साथ आएगा। V2 अगर लोअर पे है तो V2 माइनस आएगा, तो कितना आएगा आपका I4 इक्वल टू 10 माइनस V2 अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, पूरी ब्रांच का। ये और ध्यान रखना, अगर एक और रेजिस्टेंस यहां होता तो 4 + 2 6 हो जाता, दोनों को सीरीज में ऐड कर देते। तो 4 रेजिस्टेंस है तो ये कितना आ जाएगा 4।
तो ये आपको सारी इक्वेशन मिल गई, I1 I2 I3 I4, ये हमने सब पहले निकाल के रख लिया। अब हमें इक्वेशन में सोचना नहीं है। अब पहली इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, ये बनी थी I1 प्लस I2 इक्वल टू 15। इसमें वैल्यू रखिए, I1 की वैल्यू कितनी है V1, तो I1 की वैल्यू रख दी हमने V1। I2 की वैल्यू कितनी है V1 माइनस V2, तो प्लस V1 माइनस V2 इक्वल टू 15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आया 2V1 माइनस V2 इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, अप्लाई KCL एट नोड 2 या नोड जो बी हमने मान रखा है उस पर लगा देंगे। तो क्या आएगा, अगर हम इस पे देखें तो कौन सी करंट इनकमिंग है, I2 इस नोड की तरफ जा रही है, बाकी I3 और I4 भी देखिए इनकमिंग है। I2 जा रहा है नोड पे, I4 जा रहा है, और I3 आउटगोइंग है। यानी कि इक्वेशन बनेगी I2 प्लस I4 इक्वल टू I3। I3 आउटगोइंग है, I2 और I4 इनकमिंग है, दोनों को ऐड कर दिया, आउटगोइंग के बराबर रख दिया। अब I2 की वैल्यू कितनी है हमें पता है, ये रही, कितना है V1 माइनस V2। I4 की वैल्यू कितनी है अभी निकाली है, 10 माइनस V2 अपॉन 4। ठीक है, और I3 की वैल्यू कितनी है वो भी हमने निकाली है अभी, V2 बाई 4। ठीक है जी, ये वैल्यूज निकल जाएंगी। इतना करने के बाद आप इसको मिनिमाइज कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए V1 माइनस V2 इसको हम, जगह थोड़ी सी कम रह गई क्वेश्चन के लिए, कोई नहीं, तो V1 माइनस V2, ठीक है, प्लस 10 अपॉन 4, अलग अलग कर लिया इसको, माइनस V2 अपॉन 4, और इधर I3 कितना था हमारे पास, V2 बाई 4 है ना ये, तो V2 बाई 4 माइनस का, और इधर से ये भी आ जाएगा, तो माइनस V2 बाई 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो V1 एज इट इज रहेगा, V2 बाई 4 माइनस V2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा 1, और प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, ये तो पूरा आ गया V2 बाई 4 V2 बाई 4, और इक्वल टू माइनस 10 बाई 4। ठीक है, ये जो कांस्टेंट था उसको हम उधर साइड ले गए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2 1 बाई 4 1 बाई 4 1 बाई 2, और 1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 बाई 2, यानी कि 3 बाई 2 V2 इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 4। दिस इज आवर इक्वेशन 2। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व और सिंप्लीफाई अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो ये तो इक्वेशंस हैं, आप सिंप्लीफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। आप कर सकते थे इसका एलसीएम लेके पूरे टर्म्स का आप उसको इक्वेट करके रख सकते थे, तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे लेते हो, जैसे सिंप्लीफाई करना चाहो, ये सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो वी गेट V1 इक्वल टू, इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। V1 हमारा आ जाएगा 12.5 एंड V2 आ जाएगा 10। 12.5 वोल्ट एंड V2 आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांच। तो भाई देखो I1 आपको निकालना है, तो I1 कितना होगा,
अभी आप देखिए I1 आपको निकालना था ना, तो I1 कितना है V1 के इक्वल, तो V1 कितना है 12.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5 एम्पियर। I2 कितना है V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 माइनस 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो सारी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। आपको I3 निकालना है तो V2 अपॉन 4, V2 कितना है 10, तो 10/4 कितना हो गया 10/4 कितना हो गया हमारे पास, अगेन 2.5, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2.5। I4 आपको निकालना है तो I4 कितना होगा 10 माइनस V2, तो 10 माइनस V2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 अपॉन 4, यानी कि 0। तो इसमें कितनी आ जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं आएगी I4। तो इस तरह से आप किसी भी ब्रांच के थ्रू करंट निकाल सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होप समझ में आया होगा, आपको क्लियर है हुआ होगा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका सुपर नोड का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहां दो नोड हैं और इन दोनों नोड के बीच में ये करंट वोल्टेज सोर्स जो है ये कॉमन है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे को एक नोड मान लेते हैं, इस पूरे को एक नोड मान लेते हैं। एक नोड मानने के बाद इधर हमने मान लिया V1 और इधर हमने मान लिया V2। इस नोड पे मान लिया V1, इस नोड पे V2। नोड को एक ही मानेंगे लेकिन अपनी अपनी साइड में वोल्टेज हम कंसीडर कर लेंगे। उसको करने के बाद डायरेक्शन अगर करंट की बात करें तो देखिए इधर तो हमें गिवन है 120 एम्पियर, ठीक, इधर भी हमें गिवन है 40 एम्पियर, ठीक। जो गिवन है उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो गिवन नहीं है 50 और 150, इसमें हम मान लेंगे कि सर इसमें I1 मान लेते हैं और इसमें I2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें I1 मान लिया और इसमें I2 मान लिया और इसको हमने कर दिया ग्राउंड, ठीक है, इसको हमने कर दिया ग्राउंड। अब इसमें KVL लगाना है तो कितनी इक्वेशन बनाएंगे? सबसे पहले तो इस सुपर नोड पे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लगाओगे सुपर नोड पे, तो अप्लाई KCL एट सुपर नोड, ठीक है, सुपर नोड पे KCL। सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ये भी लास्ट ईयर ही आया था, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सोच लें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सुपर नोड के क्वेश्चन आते हैं और इसमें ये करंट पूछी गई है I, ठीक है। तो V1 और V2 आपने मान लिए, सुपर नोड पे KCL लगाना है। तो देखिए अगर मैं इसको एक नोड मान रहा हूं तो इस बड़े वाले नोड पे कितनी कितनी करंट आ रही है? ये भी है 4 करंट है, 1 2 3 4, 4 करंट्स यहां पे हैं। अब कौन कौन सी इनकमिंग है, कौन सी आउटगोइंग है वो देख लेते हैं। तो ये भी आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है, चारों आउटगोइंग है। तो क्या करना है, सिंपली चारों को ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा 120 प्लस I1 प्लस I2 प्लस 40 इक्वल टू 0। अब I1 और I2 की बात करते हैं तो देखिए I1 कितना होगा, I1 आ रहा है V1 से चला ग्राउंड तक गया, ठीक है, तो V1 हायर पे होगा और ग्राउंड वाला लोअर पे होगा। तो V1 माइनस 0 अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 50, तो यानी कि I1 इक्वल टू कितना हो गया V1 अपॉन 50। सिमिलरली I2 कितना होगा, V2 से चला और ग्राउंड तक गया तो V2 हायर पे होगा, तो V2 माइनस 0 अपॉन कितना 150, तो ये कितना हो गया V2 अपॉन 150, ठीक है। तो I1 I2 हमें मिल गए, इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो 120 प्लस 140 कितना हो गया 160, प्लस I1 की वैल्यू हो गई V1 अपॉन 50, प्लस I2 की वैल्यू है V2 अपॉन 150, इक्वल टू 0, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें V1 और V2 की इक्वेशन हमें बन रही है, तो आराम से आप इसकी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो या इसको सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हो। क्योंकि हमें कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो हम चाहे जैसे लिख ले। मान लीजिए अगर हम 50 को इक्वेट करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा V1 अपॉन 50 प्लस V2 अपॉन 150 इक्वल टू -160, ठीक है।
इतना भी लिख के छोड़ देंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैनुअली सॉल्व करना नहीं है, यू हैव कैलकुलेटर्स, आप कैलकुलेटर से इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई आपकी। अब इक्वेशन 2 के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पे नोड तो हमने एक ही माना था, अब आप कहेंगे सर दूसरी इक्वेशन कहां लाए, जब क्वेश्चन में नोड ही एक है और वेरिएबल है 2, तो आप क्या करेंगे, ये जो सुपर नोड माना है ना, ये जो सुपर नोड माना है माइनस प्लस है ना, इस नोड पे आप ये देखें जो प्लस, ये V1 है, ये V2 है, तो प्लस साइड कौन सी साइड में है, V2 की साइड में, इधर क्या है V1, तो V2 माइनस V1 विल बी द 10 वोल्ट, हायर माइनस लोअर, V2 हायर पे होगा, V1 लोअर पे होगा, तो V2 माइनस V1, तो फ्रॉम आप लिख सकते हैं फ्रॉम सुपर नोड, केसीएल नहीं लगाना है आपकी बार सेकेंड इक्वेशन के लिए, डायरेक्ट सुपर नोड से हमें मिल जाएगी कितनी, V2 माइनस V1 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट V1 माइनस V2, बल्कि एक काम करिएगा आप, इस इक्वेशन को ना हमेशा, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इक्वेशन को हमेशा जब भी आप इक्वेशन लिखें सिमिलर वेरिएबल में लिखें, यानी कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इक्वेशन एक्स वाई जेड में है, दूसरी इक्वेशन वाई जेड एक्स में है, तीसरी इक्वेशन जेड एक्स वाई में। तो अगर V1 पहले लिखा है तो यहां भी V1 को पहले कर लीजिए, यानी कि माइनस V1 प्लस V2 इक्वल टू 10। अदरवाइज क्या होगा, जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आप कांस्टेंट को गलत लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा गलत। ठीक है, तो V1 और V2 इस तरह से आप लिख लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्व करने के बाद आपको जो वोल्टेज मिलेंगे दैट विल बी V1 एंड V2। तो V1 और V2 कितने आ रहे हैं, V1 यहां से आएगा आपके पास माइनस 6002.5 और V2 आएगा आपका माइनस 5992.5 वोल्ट। ठीक है, आपको करंट निकालनी है I, तो फर्स्ट कैलकुलेट I1 एंड I2। तो I1 एंड I2 कितना होगा, I1 विल बी इक्वल टू होगा V1 अपॉन 50, V1 अपॉन 50, तो V1 कितना है 6002.5 अपॉन 50, और ये भी माइनस का है, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास 120.5, ये आ जाएगा माइनस 120.5 एम्पियर। अब आपको I निकालना था, ये करंट देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां से कितनी करंट आ रही है 120 एम्पियर, ठीक है, यहां से कितनी आ रही है 120 एम्पियर। ये I1 कितना आया 120.05, यानी कि पहली बात तो ये I1 ऐसे नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन एक्चुअल में कैसी होगी, इस तरह से। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, जो ये एक्चुअल डायरेक्शन है, जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी वो अलग थी। अब I1 की डायरेक्शन ये होगी, यानी कि 120 ये आई, और इधर यहां पे कितनी मिल रही है हमें 120.05। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहां से कुछ वैल्यू इधर चली जाए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 120 से बड़ा है। तो 120 इधर से आई, इधर से कोई और करंट आ रही होगी, यानी कि आप अगर यहां पे केसीएल लगाते हैं तो ये इनकमिंग करंट कितनी हो गई 120, ये करंट आउटगोइंग है तो 120.5। अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है तो इधर 0.05 बैलेंस करना होगा, यानी कि इधर से एक करंट आ रही होगी 0.05 की। तो ये जो करंट नीचे वाली ब्रांच में है ये कितनी आ रही है 120.5 माइनस 120, यानी कि 0.05। तो I विल बी इक्वल टू हो जाएगा 120.05 माइनस 120 इक्वल टू 0.05 एम्पियर। दूसरी तरफ से अगर केस चेक करें तो आप ऐसे भी कर सकते हो, I2 निकाल लीजिए, I2 इक्वल टू हो जाएगा V2 अपॉन
150, V2 आ गया आपके पास -5992 और 0.5 अपॉन 150, तो ये आ जा रहा है आपका 39.95 एम्पियर। अब इधर से जो करंट आ रही है I2, ये भी निगेटिव है, यानी कि ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहां से 40 एम्पियर करंट जा रही थी, इसमें से 39.95 इधर चली गई, तो इधर क्या बची 0.05। तो दोनों से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी जो I होगी दैट I विल बी 0.05 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखिए ये क्वेश्चन है, इस सर्किट को मैं आपकी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। प्लस माइनस 90 वोल्ट, प्लस माइनस 60 वोल्ट, ये करंट सोर्स है आपका 2 एम्पियर, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है आपका 8 ओम, ठीक है। अगेन यहां पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट के और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सारी ब्रांच आपस में ऊपर से मिली हुई हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये समझने वाली बात है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरी लाइन, यही एक पूरा नोड है, यही आपका नोड होगा। आप इसको कितने नोड मानेंगे, केवल एक नोड, दूसरा नोड इसमें नहीं होगा, एक ही नोड होगा। अब इसमें भी आप क्या करें, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 ओम और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12 ओम, ठीक है। मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं, या तो अपने आप कोई भी करंट मान लीजिए, अदरवाइज अगर किसी ब्रांच में वोल्टेज सोर्स है तो उस वोल्टेज सोर्स को करंट में वोल्टेज सोर्स से करंट को फ्लो कराओ नोड की तरफ। तो अगर वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो कराए तो मेरे बच्चे क्या होगा कि भैया करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये, ठीक है। आपके ऊपर है, अभी भी मैं कह रहा हूं ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको यही लेनी है, आप इसके अलावा दूसरी डायरेक्शन भी ले सकते हो, बट फिर यहां से यहां माइनस करना पड़ेगा, इतना चेंज है। तो अगर यहां से लेंगे तो सहूलियत हो जाएगी। इसको हमने मान लिया I1, इसी तरह से इसको मान लेते हैं I2, यहां पर हमारी करंट है 2 एम्पियर, ठीक, और इस ब्रांच में आपने मान ली कोई भी करंट I1, I2 और I, और इस पूरे नोड का जो वोल्टेज है वो हमने मान लिया V1 या V कुछ भी मान लीजिए, V1 मान लिया, पूरे नोड का वोल्टेज है। और ये नोड कहां से कहां तक है, ये पूरा नोड है, क्योंकि बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सारे पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे हैं। तो जब इक्वल पोटेंशियल पे है तो एक ही नोड बनेगा, ये ग्राउंड हो गया, V = 0, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, KVL लगाना, KCL लगाना है। तो बड़ा आसान है, अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट नोड, ठीक है। जब नोड पे KCL लगाएंगे तो देखिए इस नोड पे ये भी करंट जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये वाली दूर जा रही है, यानी कि ये तीनों करंट तो इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट यानी कि I1 प्लस I2 प्लस 2 विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट I, ठीक। अब I1 I2 I की वैल्यू क्या होंगी वो लिख लेते हैं। तो I1 कितना होगा भैया, I1 विल बी इक्वल टू, क्योंकि 90 से करंट जा रही है ऊपर की तरफ, प्लस से निकल रही है, तो करंट हमारे इसकी डायरेक्शन में होगी। तो आपको क्या करना है, I1 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस V1 अपॉन ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 20, ठीक है। I2 कितना हो जाएगा, यहां से करंट चली 60 से, यानी कि 60 माइनस V1 अपॉन 20, नहीं 12, ये रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, और I कितना हो जाएगा, करंट V1 से चली 0 तक, अब V1 हायर पे हो गया यानी कि यहां, तो V1 माइनस 0 अपॉन 8, यानी कि ये हो जाएगा V1 अपॉन 8। तो देखिए हमेशा बस यही ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शन हायर टू लोअर होती है, जहां से चल रही है वो हायर पॉइंट है, जहां तक पहुंच रही है वो लोअर है। 90 से चल रही है तो हायर हो गया, V1 तक पहुंच रही है तो लोअर हो गया, तो जो लोअर है वो हमेशा निगेटिव ही आएगा। तो V1 इसको हमने क्या मान लिया, निगेटिव, यहां भी निगेटिव हो गया, यहां भी निगेटिव, यहां पॉजिटिव हुआ, क्यों, क्योंकि I की डायरेक्शन
V1 से 0 की तरफ है, तो इसके लिए V1 निगेटिव हायर हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसमें सॉल्व कर लेते हैं। I1 की वैल्यू रख दियो भैया, 90 माइनस V1 अपॉन 20 प्लस I2 हो जाएगा 60 माइनस V1 अपॉन 12 प्लस 2 इक्वल टू I की वैल्यू हो गई V1 अपॉन 8। बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया, इसको भी इधर ले आना, 90 अपॉन 20 माइनस V1 अपॉन 20 प्लस 60 अपॉन 12 माइनस V1 अपॉन 12 प्लस 2 माइनस V1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। V1 सारे ऐड कर लीजिए, तो V1 अगर ऐड कर लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 अपॉन 20 माइनस में माइनस V1 ले लिया प्लस 1 अपॉन 12, ठीक है, और यहां से आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 8। V1 हो गया, और कांस्टेंट जो बचे वो इधर आ जाएंगे। कितने भैया, इधर से आ गया -2, इधर से आ गया -9 अपॉन 2, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 60 अपॉन 12 यानी कि 5 आ जाएगा ये, तो -5। ठीक, ये आ जाएगी सिचुएशन। इसका आप एलसीएम ले लीजिए चाहे तो अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -V1 कितना हो जाएगा, इसमें से हम एलसीएम ले लें या फिर इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लें, तो कितना आएगा एलसीएम लेके, V1 अपॉन 20, ठीक है, और ये हो जाएगा 12, ठीक है, और ये हो जाएगा V1 अपॉन 8, ठीक है। तो सारी चीज़ें ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 ले सकते हैं हम, 60 एलसीएम हो सकता है, ठीक है। नहीं 60 भी नहीं होगा, तो कितना होगा, चलो इसको हम 20 इंटू 12 इंटू 8 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 8, या इसको मैं एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इसमें से हम एक काम कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए हम पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -4 -9 -10, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 से ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो -V1 अपॉन 2 ले लेंगे अगर यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/10 प्लस 1/6 प्लस 1/4, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से पूरा, तो -V1 यहाँ से हम 60 ले सकते हैं, तो 60 अगर ये ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 10 प्लस 15 इक्वल टू -19 -23, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो ये आ जाएगा V1 इक्वल टू, जब सॉल्व करके लाएंगे इसको पूरा, तो 23 इंटू 60 अपॉन 25 प्लस 6 कितना हो गया, 31, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18 8, और 6 2 ज़ा
12 और 1380 अपॉन 31। तो V1 आपका ये आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1380 अपॉन 31, यानी कि ये आएगा लगभग 44.52 वोल्ट। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था, करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस। तो 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट होगी हमारी, दैट आई विल बी इक्वल टू V1 अपॉन 8, यानी कि 44.52 अपॉन 8 विल बी इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपका 5.5 एम्पियर, 5.5 एम्पियर। तो ये आंसर आ जाएगा, यही पूछा था हमसे। ठीक है। तो कुल मिला के देखिए, सॉल्व करने का तरीका आपका है, आप चाहे जैसे सॉल्व कर लो, मिनिमाइज करने का तरीका आपका है, आप कैसे इसको सॉल्व करते हो, जितना तरीका इजी हो सकता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। बाकी प्रोसेस यही रहेगा, पूरा प्रोसेस यही रहेगा, आपका आंसर भी सही आएगा हमेशा, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 8 ओम रेजिस्टेंस में करंट पूछी है, और देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे भी एक ही नोड बनेगा आपका, ये वाला नोड बनेगा। ठीक है। इस नोड पे करंट की वैल्यू अगर आप देखें तो 2 वोल्ट आपका सोर्स है, तो यहां से करंट को मैंने बताया था, फ्लो करा लीजिए I। ठीक है। यहां आप मान लीजिए I1, और यहां पर कितनी हो गई, 2 एम्पियर। तो तीनों करंट आपने ले ली। आप देखें तो अगर दो करंट इसमें ऐसी हैं जो नोड पे आ रही हैं, यानी कि 2 एम्पियर और इधर से I, तो आप लिख सकते हैं अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट नोड। तो क्या होगा, I प्लस 2 विल बी इक्वल टू I1। तो I इनकमिंग है, 2 इनकमिंग है, और I1 कैसी है, आउटगोइंग। तो यहां से हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब देखें अगर I की वैल्यू, तो I की वैल्यू क्या होगी, करंट यहां से चली तो ये हायर पोटेंशियल यहां तक गई, तो ये लोअर पोटेंशियल। यहां हमने मान लिया इस पे नोड पे जो वोल्टेज है वो सपोज V1 है, V1 इस पे हम मान सकते हैं। तो I इक्वल टू हो गया 2 माइनस V1 अपॉन, अब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस देखिए, अब दो रेजिस्टेंस है तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, तो यहां पे कितना लिखेंगे, 6। ठीक है। अब I1 कितना होगा, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा, V1 से चले ग्राउंड तक। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, V1 माइनस 0 अपॉन 8, या V1 अपॉन 8। तो ये आपकी करंट आ जाएंगी। अब इसको सॉल्व करें तो I की वैल्यू रख देते हैं, 2 माइनस V1 अपॉन 6 प्लस 2 इक्वल टू I1 कितना रखें, V1 अपॉन 8। ठीक। यहां से 6 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 माइनस V1 प्लस 12 इक्वल टू V1 अपॉन 8। तो ये चला गया 2 से 3, 2 से 4। ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4V1 प्लस 48 इक्वल टू 3V1 आ जाएगा इधर जाके, तो 3V1 को हम माइनस कर देंगे। सॉल्व करना है बस, अब और कुछ नहीं है, इक्वल टू 0। ठीक है। तो 3V1 और माइनस 4V1 हो जाएगा माइनस 7V1, और 8 प्लस 48 हो जाएगा कितना, 56। उधर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 56, माइनस से माइनस कैंसल, 7 से 56 कितना आ गया, 8। यानी कि V1 इक्वल टू कितना निकल के आया आपके पास, 8। आपसे पूछ रहा है 8 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी, तो आप बता देंगे साहब 8 ओम रेजिस्टेंस में तो I1 करंट हमने मान रखी है, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू है V1 अपॉन 8। ठीक। V1 की वैल्यू कितनी निकल गई, 8, और हमारे पास रेजिस्टेंस कितना था, 8। तो आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर में आया हुआ है, ये सब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं ज्यादातर, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्लियर है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, एक क्वेश्चन सिंपल भी था। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर का ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो आपको बात बताई थी
कि अगर दो पॉइंट शॉर्ट हो रहे हैं, उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसको आप एक ही नोड मानेंगे। तो बेटा ये जो है ना, ये एक ही नोड होगा, इस पूरे को हम एक ही नोड मानेंगे और इस पे वोल्टेज रखेंगे V1। और तो कोई नोड ही नहीं है हमारे पास, यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में, और नोड कितना लगा, एक। जब एक ही नोड है तो इक्वेशन भी एक ही बनेगी। इस पे वोल्टेज हमने मान लिया V1, ठीक है। अब बाकी ब्रांचेस में करंट मान लेते हैं। अगेन अगर ये E1 है आपका, क्वेश्चन अगर विजिबल नहीं है, एक पिक्चर मैं चेक कर लेता हूं। यस, क्वेश्चन इज क्लियरली विजिबल टू ऑल, ठीक है। तो यहां पे भी वही चीज है, देखिए वोल्टेज सोर्स है तो यहां से करंट मान लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। बाकी मर्जी आपकी, आप कहीं भी मान सकते हैं। फिर हम उसी हिसाब से देखेंगे कौन सा हायर पे है, कौन सा लोअर पे है। तो इसको हमने मान लिया I1, इधर से जो चला था उसको हमने मान लिया I2, इधर हमने मान लिया I3 और इधर हमने मान लिया I4, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राउंड, V = 0। तो सबसे पहले तो हम सारी करंट को ही लिख लें, बाद में कंफ्यूजन ना हो, ढेर सारी करंट है। तो I1 कितना है आप चेक करके बताएं, इतनी बार करा दिया क्वेश्चन। तो करंट यहां से चली, यानी कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा, और यहां तक आई तो ये लोअर पोटेंशियल पे है, यानी कि 50 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस ब्रांच का कितना है, 20, ठीक। I2 देखिए, I2 कितना होगा, I2 उधर है, 20 वोल्ट से चला V1 तक गया, तो 20 माइनस V1 अपॉन 30, ठीक है। I3 कितना होगा, V1 से चला 0 तक गया, यानी कि V1 हायर पे हो गया अब, तो V1 माइनस 0 अपॉन 100, या हम कह सकते हैं V1 अपॉन 100, ठीक है। अब I4 कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो I4 इक्वल टू हो जाएगा अगेन V1 अपॉन 120, ठीक है। तो इस तरह से चारों करंट फिर से हमने निकाल लिया। KCL अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई KCL, ठीक है, एट नोड, तो कितना हो जाएगा, कौन कौन सी करंट इनकमिंग है, I1 इनकमिंग है, I2 इनकमिंग है, बाकी दोनों करंट आउटगोइंग है, यानी कि हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4। बस इतना लिख दिया, इक्वेशन बन गई। करंट आपने मान ली, चारों करंट की वैल्यू उठा के रख दो इक्वेशन में और सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी रख दें, 50 माइनस V1 अपॉन 20 प्लस 20 माइनस V1 अपॉन 30, ठीक है, इक्वल टू V1 अपॉन 100 प्लस V1 अपॉन 120। तो देखिए 0 0 बहुत सारे हो रहे हैं, इसको कम कर दो, यहां से भी एक 0, यहां से भी एक 0, सब जगह कॉमन लेके 10 को हटा दो, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 और 3 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6। तो यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 50 यानी कि 150 माइनस 3V1, ठीक है। इधर 2 से कर दो तो प्लस 2 2 जा 4 यानी कि 40 माइनस 2V1, ठीक है। और इधर आ जाएगा 12 और 10, इसका एलसीएम कितना होगा 60, तो यहां हो जाएगा 60। तो ये कितना हो जाएगा 12 5 जा 60, यानी कि ये हो जाएगा 5V1 और ये हो जाएगा 10 6 जा 60 यानी कि 6V1, ठीक है। 6 से ये चला जाएगा 10 टाइम्स, ठीक। तो यहां कितना हो गया 150 माइनस 3V1 माइनस 2V1 यानी कि माइनस 5V1, और 150 प्लस 140 कितना हो जाएगा 90, ठीक है, माइनस 5V1 इधर से भी आ गया, 5 और 6 हो जाएगा 11, तो क्यों ना इसको डायरेक्ट 11 ही लिख दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 11V1 और 11V1 अपॉन 10, तो 10 भी साथ ही ले आते हैं, इक्वल टू 0। अब ये 10 भी इधर करके 0 में ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस 50V1 प्लस 900 माइनस 11V1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 50 प्लस 11 यानी कि 61,
61 V1 इक्वल टू 900, तो V1 इक्वल टू आ जाएगा 900 अपॉन 61, ठीक है, 900 अपॉन 61, ठीक। तो हाँ, सॉरी ये 150 प्लस 40 ये 190 हुआ था बेटा, तो ये हो जाएगा 1900 अपॉन 61। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, 150 प्लस 40 हो जाएगा 190, ठीक है। तो वो 1 छूट गया था, पता नहीं कैसे। तो आगे बढ़ते हैं, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1900 अपॉन 61, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 31.14 वोल्ट। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, R2 रेजिस्टेंस। R2 रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला। तो R2 रेजिस्टेंस में करंट कितनी है, I3, यानी कि I3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आंसर पता चल जाए। 31.14 अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगी 0.31 एम्पियर, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं चलते चलते, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका 18-19 में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पर भी हमारे पास क्या है कि दो नोड बन रहे हैं, 1 एंड 2। अगेन ये पूरा एक ही नोड बनेगा, ठीक है। इस पे हमने मान लिया V1, इस पे हमने मान लिया V2, ठीक है, और इसको हमने कर दिया ग्राउंड। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहे तो मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूं, अगर कोई फिर भी दोबारा बना देता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 10 ओम, और 15 ओम, ये 5 ओम। ये करंट है आपकी 1/3, 1/3 एम्पियर, 18 वोल्ट, एंड द रेजिस्टेंस इज 3 ओम। तो अगेन देखिए, यहां पर आपके जो नोड बन रहे हैं, एक तो ये नोड बन रहा है और एक ये नोड बन रहा है, क्योंकि यहां पे शॉर्ट है, ठीक है। तो इसका वोल्टेज हमने मान लिया V1 और इसका मान लिया V2। करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं, तो यहां से अगर चलते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मान लेते हैं, इसकी करंट हो गई I1, और यहां से करंट मानते हैं तो इसकी हो जाएगी I2। इधर की तरफ करंट आपको गिवन है 1/3, इधर की तरफ करंट कुछ मान लेते हैं, I2 उधर मान लिया, I1 इधर हो गया, तो I3, इधर I4 और इधर I5। देखिए दो नोड बन रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है आप कर सकते हो। तो सबसे पहले V1 पे लगाते हैं, तो अप्लाई KVL एट V1, अप्लाई KVL एट V1। अब देखिए V1 पे कितनी ब्रांच मिल रही है, 1 2 3, और तीनों ब्रांच में कौन कौन सी करंट है, I1 I4 I5। इनकमिंग कौन सी है, I1 इनकमिंग है, बाकी दोनों तो नोड से बाहर जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि I1 विल बी इक्वल टू I4 प्लस I5। अच्छा, इतना करने से पहले आप करंट की वैल्यू भी लिख लीजिए, बाद में काम आएंगी। तो I1 कितना होगा, यही लिख लेते हैं, I1 विल बी इक्वल टू होगा 10, क्योंकि यहां से जा रही है तो ये हायर होगा, ये लोअर होगा, तो 10 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2, ठीक है। I2 कितना हो जाएगा, I2 ये है 18 माइनस V2, तो देखिए 18 माइनस V2 अपॉन कितना रेजिस्टेंस है 3, ठीक।
और I3 कितना हो जाएगा, I3 इक्वल टू V2 से करंट गई ग्राउंड तक, ठीक है, तो V2 माइनस 0/15 यानी कि V2 अपॉन 15। और I4 कितना हो जाएगा, I4 हो जाएगा आपका ये, यानी कि V1 से करंट गई ग्राउंड तक, तो V1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10, ठीक है। I5 कितना हो जाएगा, V1 से करंट गई है V2 तक, तो V1 हायर V2 लोअर, तो I5 विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन 5। तो सारे करंट हमने लिख लिया। करंट लिखने के बाद अब इक्वेशन में लगाते हैं I1 की वैल्यू 10 माइनस V1 अपॉन 2 और इक्वल टू I4 कितना है हमारे पास, I4 है V1 अपॉन 10 और I5 कितना है V1 माइनस V2 अपॉन 5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो 10, 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा या इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस V1 माइनस अपॉन 2 माइनस V1 बाई 10 माइनस V1 माइनस V2 अपॉन 5 इक्वल टू 0। एलसीएम आपने ले लिया 50, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 50 एलसीएम लेते ही, या सॉरी 50 की भी जरूरत नहीं है, 10 ही एलसीएम 10 एलसीएम हो जाएगा। तो 10 एलसीएम हो गया तो ये हो जाएगा 2 5 यानी कि 5050, ठीक है, 50 माइनस 5V1 माइनस V1 और यहां हो जाएगा 5 2 यानी कि माइनस 2V1 प्लस 2V2 इक्वल टू 0। 10 इधर चला जाएगा तो 0। इसमें V1 काउंट कर लेते हैं, 5 प्लस 6 प्लस 2 8, तो 5V1 प्लस 6V1 प्लस 2V1 यानी कि माइनस 8V1 और प्लस 2V2 इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 50, ठीक है। यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4V1 प्लस V2 इक्वल टू माइनस 25। इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन आ गई नोड 1 पे। अब नोड 2 पे अप्लाई कर दीजिए। नोड 2 पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा भैया वो देख लेते हैं। अप्लाई KCL एट नोड 2। एक बार चेक कर लें कोई कलर में दिक्कत तो नहीं है, ओके, ठीक है। एट नोड 2, नोड 2 पे अगर लगाते हैं तो यहां पे कितनी करंट आउट गोइंग है, I3 1/3 और इनकमिंग कौन सी है I5 और I2, यानी कि हम कह सकते हैं कि I2 प्लस I5 ये दोनों तो इनकमिंग है, ठीक, और आउटगोइंग कौन सी है I3 और 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लो। I2 प्लस I5 माइनस I3 इक्वल टू 1/3। अब इनकी वैल्यू रख दो I2 I5 I3 की। I2 की वैल्यू हमारे पास है 18 माइनस V2 अपॉन 3 प्लस I5 की वैल्यू हमारे पास है V1 माइनस V2 अपॉन 5। I3 की वैल्यू हमारे पास है V2 अपॉन 15 इक्वल टू 1/3। एलसीएम ले लेते हैं, 15 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 15 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 यानी कि ये हो जाएगा 90 माइनस 5V2 और प्लस 3 हो जाएगा 3V1 माइनस 3V2 और ये तो माइनस V2 ही हो जाएगा इक्वल टू 1/3। 3 से ये चला जाएगा 5 टाइम्स और 5 चला जाएगा ऊपर। तो इक्वेशन बन गई हमारी V1 कितना है इसमें 3V1 ये चीज हो जाएगी और एक सेकेंड 3V1 यहां से आ जाएगा, V2 हो जाएगा -5 और -3 -8 और -1 -10 यानी कि -10 V2 और 90 प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो
90, ये 5 तो पहले ही चला जाएगा, यानी कि इसको भी हम लिख ही लेते हैं फिलहाल। V2 और 90, ये कितना हो जाएगा 3V1 V2 और प्लस 90 इक्वल टू 5, तो ये इधर जाके 85 हो जाएगा। तो 3V1 माइनस 10V2 इक्वल टू हो जाएगा 85 माइनस का माइनस 85। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, कहीं यहां कहीं सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं अपने लिए। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो V1 इक्वल टू क्या आएगा और V2 इक्वल टू क्या आएगा, दोनों हम निकाल सकते हैं। सो आर V1 विल बी इक्वल टू 9.39 वोल्ट एंड V2 विल बी इक्वल टू 12.57। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, 15 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी, यानी कि I की वैल्यू क्या होगी। सो I हमारा यहां पे क्या है I3, तो I3 की वैल्यू क्या होगी V2 बाई 15। V2 कितना आया 12.57 अपॉन 15, इसको आंसर हम निकाल लेंगे। तो 12.57 बाई 15 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी आप क्वेश्चन करें, आप क्वेश्चन को देखें, अपने पे कॉन्फिडेंस रखें और अच्छे से सॉल्व करें। आप ये मान के चले कि हाँ मुझे कंसेप्ट आता है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। आप कभी भी दूसरे के आंसर पे, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कोई सॉल्ट पेपर मार्केट से ले आते हो, बहुत सारे सॉल्ट पेपर आते हैं दुनिया भर के नाम से, अब मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बट बहुत से मार्केट में ऐसे सॉल्ट पेपर आते हैं जो आपको मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, बट उनके सॉल्यूशन बहुत बोगस होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें मिस्टेक्स होती हैं, आप उन पे रिलाई नहीं कर सकते। मैंने खुद देखा है कि कई बच्चे मेरे पास मॉडल पेपर लेके आए और कहे सर देखो इसमें आंसर कुछ और आ रहा है। आप उस क्वेश्चन को रीचेक करिए और अगर आपके कंसेप्ट ठीक है तो आप उसमें गलती तुरंत पकड़ लेंगे। तो बहुत से क्वेश्चन यहां भी ऐसे हैं जो हो सकता है आपको सॉल्ट पेपर में मिले और आंसर डिफर कर जाए, बट वो डिफर इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उनका आंसर गलत हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक हो सकती है, तो आप अपने पे कॉन्फिडेंस रख के चलिए। किसी क्वेश्चन पेपर, कोई सॉल्ट पेपर या किसी तरह की कोई मार्केट में जो आ रहे हैं आज की डेट में, आपको सब पता है, उस पर आप रिलाय ना ही करें। तो ये मेरा सजेशन है, आप क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें, आप यूज करें, बट कि आपको ये पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर लिखा जाता है, इतना पता करने के लिए ठीक है, बट आंसर रिलायबल नहीं है। आप अपने आंसर के लिए खुद जिम्मेदार है, अपने आप से सॉल्व करिए हर क्वेश्चन को, तभी आपको आंसर सही आ पाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप मैश एनालिसिस लगा पाएंगे, नोडल एनालिसिस लगा पाएंगे, कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में कोई डाउट सेशन भी हम रखेंगे किसी दिन, अगर पॉसिबल हुआ लाइव क्लास रखते हैं, आपके डाउट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आज का लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2, जिसमें होगा AC फंडामेंटल्स, ठीक है। टिल देन बाय।